गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। दोनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक कोलाइड स्टेट्स, जिसके पार्ट नंबर 7 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण हमारा टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक के अंदर हम कर रहे थे स्कंदन या अवक्षेपण करवाने की विधियां, जिसके अंदर हमने पहली विधि को काम में लिया था वैद्युत कण संचलन विधि, जिसके अंदर हमने विद्युत धारा और इलेक्ट्रोड लगा करके कणों का संचलन करवाया। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है वो धनावेशित कण होता है, और जो धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है। तो विद्युत कण संचलन के द्वारा भी हम स्कंदन करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने अपवहन विधि को भी काम में लिया। अपवहन के लिए हमने अपवहन की एक अर्धपारणी में झिल्ली युक्त एक थैली बनाई, उसके अंदर कोलाइड सोल को भरा और उसको पानी के अंदर लटका दिया। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर अपवहन की विधि अपना ली जाए तो स्कंदन की प्रक्रिया हो जाती है। तो हमने अपवहन विधि के द्वारा भी स्कंदन करवाया, और पारस्परिक स्कंदन द्वारा यानी एक धनावेशित कण एक ऋणावेशित कण को आपस में मिला दिया कोलाइड सॉल्यूशन को, तो उससे भी स्कंदन हो गया था। यह अपवहन द्वारा बहुत ज़्यादा बॉइल करने पर भी स्कंदन हो सकता है, या विद्युत अपघट्य मिला करके। हम इस पॉइंट पर थे कि अगर विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो उससे भी स्कंदन हो जाता है। और इस विद्युत अपघट्य विधि लास्ट थी हमारी, और उसके बाद में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हार्डी-सोल्जे का नियम पढ़ेंगे। हार्डी-सोल्जे का नियम। हार्डी-सोल्जे का नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि कोई भी आयन्स होते हैं उनके ऊपर जितनी ज़्यादा संयोजकता होती है उनमें स्कंदन की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो किसी भी आयन्स की जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उसमें स्कंदन करने की उतनी ही क्षमता होगी। मान लो हमारे पास ऋणावेशित कण है तो वो धनावेशित कण की तरफ स्कंदन करेंगे, और अगर धनावेशित कण है तो वो क्या करेंगे? ऋणावेशित कण की तरफ स्कंदन करेंगे। जैसे हमारे पास ऋणावेशित कण है तो अपने ऐसे लिख सकते हैं ना कि धनावेशित कणों की तरफ ऋणावेशित कणों की स्कंदन क्षमता धनावेशित कणों की तरफ ऋणावेशित कण स्कंदन क्षमता दर्शाएंगे। जैसे हमारे पास में मान लो एक तो हमारे पास FeCN6 यो और 4 नेगेटिव दे रखो, FeCN6 4 नेगेटिव। एक हमारे पास मान लो PO4 3 नेगेटिव हो, एक मान लो हमारे पास SO4 2 नेगेटिव हो, एक मान लो हमारे पास Cl नेगेटिव हो। ठीक है, तो अब संयोजकता किस पे ज्यादा है? इसमें, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो कहने का मतलब जिसकी संयोजकता ज्यादा हो उसमें स्कंदन करने की क्षमता ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, संयोजकता इसकी है, इसकी और इसकी। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये क्या है? स्कंदन क्षमता का घटकाक्रम। स्कंदन क्षमता का घटकाक्रम।
स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम। ठीक है, अब मान लो कई बार हमारे पास धनावेशित कण होते हैं, धनात्मक आयन होते हैं, और वो ऋणात्मक आयन की तरफ स्कंदन क्षमता दर्शाएंगे। तो हम इसके विपरीत रख देंगे ना इस लाइन को, ऋणावेशित कोलाइडी कणों की तरफ धनावेशित कणों की स्कंदन क्षमता। पहली बात और ये दूसरी बात, ऋणावेशित कोलाइडी कणों की तरफ धनावेशित कणों की स्कंदन क्षमता। Si+4 हो मान लो, Al+3 हो मान लो, ठीक है, Zn+2 हो मान लो, और यहाँ पर हम Na+ कर देते हैं। ठीक है, तो ऋणावेशित कण है, यहाँ पर धनावेशित कोलाइडी कण है मान लो, तो ऋणावेशित कणों की तरफ धनावेशित की जो स्कंदन क्षमता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर +4 +3 +2 +1, जिसकी संयोजकता ज्यादा उसकी स्कंदन करने की क्षमता ज्यादा। तो इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा, इसकी ज्यादा, तो स्कंदन क्षमता का घटता क्रम हो जाएगा ये। तो ये किसने समझाया था? आर.डी. सोल्जे ने समझाया था, और आर.डी. सोल्जे के अकॉर्डिंग जिस आयन की जितनी ज्यादा संयोजकता उसमें स्कंदन करने की उतनी ही क्षमता होती है। तो ये हमारा स्कंदन वाला टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है वैसे। और एक चीज और पूछ लेते हैं कई बार इसमें कि स्कंदन मूल्य क्या होता है, या एक छोटी सी डेफिनेशन जिसको कई बार पूछ लिया जाता है, स्कंदन मूल्य क्या है। तो स्कंदन मूल्य क्या है? अब देखो हमारे पास 1 लीटर कोलाइडी विलयन है मान लो, ठीक है, 1 लीटर क्या है? कोलाइडी विलयन है, और हमें उस 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना है। तो स्कंदन करवाने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट वाला विद्युत अपघट्य डाल लेते हैं। तो मान लो हम कितने मोल या मिलीमोल उसके अंदर विद्युत अपघट्य डालेंगे, वो ही क्या हो जाएगा? स्कंदन मूल्य। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन के अंदर, या 1 लीटर कोलाइडी विलयन का स्कंदन करवाने के लिए डाली गई मिलीमोलों की संख्या स्कंदन मूल्य कहलाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं, उन्नयन मूल्य भी बोल सकते हैं इसको, उन्नयन मूल्य भी कह सकते हैं। तो स्कंदन मूल्य 1 लीटर कोलाइडी विलयन के अंदर डाली गई विद्युत अपघट्य की मिलीमोलों में जो मात्रा होती है वो स्कंदन मूल्य होती है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा स्कंदन वाला। फिर हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब देखिए नया टॉपिक लेते हैं हम, जैसे इमल्सन या पाइश, इमल्सन या पाइश, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर क्या है? कोलाइडी विलयन बनाना है मान लो हमें, किस टाइप का? इमल्सन या पाइश टाइप का। तो हम क्या करते हैं कोलाइडी विलयन बनाने के लिए? एक तो क्या करते हैं, प्रक्षेपण प्रावस्था लेते हैं। प्रक्षेपण प्रावस्था ज्यादा मात्रा वाली और प्रक्षेपण प्रावस्था कम मात्रा वाली। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इमल्सन पाइप्स के अंदर हम प्रक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव लेंगे और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव लेंगे। तो यानी कि विलय भी द्रव ही होगा और विलायक भी द्रव ही होगा। तो इस तरीके के जो कोलाइडी सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? इमल्सन या पाइश हो जाएंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
दोनों के अंदर द्रव पदार्थ में मात्रा लेनी है। तो पहला तेल में जल, एक तो ये टाइप का हो जाएगा इमल्सन, और एक हो जाएगा जल में तेल, एक हो जाएगा जल में तेल। ठीक है, तो तेल में जल और जल में तेल दो प्रकार का मान लो पाइस है हमारे पास, या आप ये कह सकते हैं इमल्सन है हमारे पास। तो तेल में जल या जल में तेल। अब पहला है तेल में जल, तो ज्यादा मात्रा क्या है, तेल की है, तेल के अंदर जल डालते हैं, और कम मात्रा किसकी है, जल की है, और ज्यादा मात्रा तेल की है। तो ज्यादा मात्रा वाली अवस्था प्रक्षेपण प्रावस्था, और कम होती है तो प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो हमारी प्रक्षेपण प्रावस्था तो क्या बन जाएगी, तेल बन जाएगी। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा ही आप जल डाल दोगे तो तेल में जल पाइस बन जाएगा, और प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी बन जाएगी, प्रक्षिप्त प्रावस्था जल हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है जल में तेल। तो आप बहुत सारा जल ले लेना और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेना, तो क्या हो जाएगा, जल में तेल। यानी कि प्रक्षेपण प्रावस्था तो क्या हो गई, जल हो गई, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गई, तेल हो गई। तो इस प्रकार के हमने दो प्रकार के पाइस की बात की। फिर उसके बाद में पाइस या इमल्सन ज्ञात करने की विधियां, इमल्सन ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां भी। हमारे पास तेल में जल या जल में तेल कौन से टाइप का इमल्सन है, इसको ज्ञात करने की विधियां हम काम में लेते हैं। पहली विधि आती है सूचक विधि या इंडिकेटर मेथड। ठीक है, इंडिकेटर मेथड। अब हमें क्या करना है, सूचक विधि के द्वारा हमें पता लगाना है कि हमारे पास तेल में जल टाइप का पाइस है या जल में तेल टाइप का पाइस है, ये ज्ञात करना है हमें। इसके लिए सूचक विधि काम में लेते हैं, इंडिकेटर मेथड। अब देखो, हम ऐसा इंडिकेटर काम में ले रहे हैं जो क्या होता है, तेल में डालते हैं तो तेल में विलेयशील हो जाता है, यानी कि तेल में घुल करके उस सॉल्यूशन को रंगीन बना देगा। इस तरीके का इंडिकेटर लेंगे। और जल में घुलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विलयन रंगीन रहेगा। हमारे पास, हमें पता नहीं है हमारे पास किस टाइप का पाइस है, जल में तेल है या तेल में जल है। हमने ले लिया, उसमें इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर डालते क्या हुआ कि सॉल्यूशन पूरा ऐसे पात्र के अंदर जो कोलाइडी सॉल्यूशन है वो पूरा रंगीन दिखाई दे रहा है। तो रंगीन का मतलब जो इंडिकेटर था वो तेल में विलेयशील था, और तेल में विलय होकर के सॉल्यूशन को रंगीन बनाता है, तो पूरा रंगीन दिखाई दे रहा है, कलर्ड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मुख्य भाग क्या है, तेल है, यानी कि प्रक्षेपण प्रावस्था क्या है, तेल है, ज्यादा मात्रा में क्या है, तेल है, तभी वो पूरा सॉल्यूशन रंगीन दिखाई दे रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो पाइस है वो कैसा है, तेल में जल टाइप का है। ठीक है, अब मान लो वही इंडिकेटर, मान लो हमारे पास जल में तेल वाला सॉल्यूशन देते, हमें कोलाइडी सॉल्यूशन, हमें पता नहीं है कि जल में तेल वाला है क्या हमारे पास, हम इंडिकेटर डालेंगे। लेकिन इंडिकेटर क्या होता है, तेल के अंदर विलेयशील होगा, थोड़ा बहुत तेल ऊपर की तरफ होगा उसमें विलेयशील हो जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं रंगीन दिखाई देगा, बाकी जो ज्यादातर भाग होता है वो रंगहीन दिखाई देता है। और रंगहीन दिखाई देता है तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जल में तेल टाइप का पाइस है। तो इस प्रकार सूचक विधि के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। दूसरी विधि आती है चालकता विधि। दूसरी विधि है चालकता विधि। चालकता विधि, चालकता विधि के द्वारा भी हम पाइस का पता लगा सकते हैं। अब देखो, एक हमारे पास एक तो है तेल में जल टाइप का पाइस, एक है जल में तेल टाइप का पाइस। हमें पता नहीं, मान लो ये दे दी तो चालकता का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि तेल में जल की चालकता अधिक होती है, और जो जल में तेल है उसकी
चालकता क्या होती है, कम होती है। चालकता क्या होती है, कम होती है। इसलिए चालकता अधिक होती है, हम फटाक से बता देंगे कि तेल में जल है हमारे पास, और चालकता कम होगी तो हम कहेंगे कि तेल में जल है, जल में तेल है हमारे पास। तो इस प्रकार चालकता विधि के द्वारा भी हम इमल्सन या पाइश का पता लगा सकते हैं। तीसरी विधि आती है तन्मूलता विधि। डाइल्यूशन मेथड। तन्मूलकृत करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस सॉल्यूशन को तन्मूल करने के लिए जितनी ज्यादा मात्रा जल की डालनी पड़ेगी उतना ही क्या हो जाएगा, वो तन्मूलकृत हो जाएगा। तो तन्मूलकृत करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा। अब मान लो हमारे पास एक पाइस है जल में तेल, तो उसमें तो जल पहले ही बहुत ज्यादा मात्रा में, तो तन्मूलकृत करने के लिए थोड़ा ही जल डालना पड़ेगा। तो थोड़ा जल डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जल में तेल टाइप का पाइस है। और दूसरा अगर हमारे पास तेल में जल टाइप का है तो उसमें तो तेल मुख्य भाग है, तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है, जल बहुत ही कम मात्रा में है, तो उसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जल डालना पड़ेगा तन्मूलकृत करने के लिए, तो वैसे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये इमल्सन या पाइश याद करने की विधियां थी, 3 विधियां। सूचक विधि जिसके अंदर इंडिकेटर काम में लेते हैं, चालकता विधि में चालकता को देखते हैं, और तन्मूलकृत विधि में हम कोलाइडल सॉल्यूशन को तन्मूलकृत करते हैं। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक था ये, और थ्योरेटिकल टॉपिक को ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि कोई डेरिवेशन होता है तो हम उसको बोर्ड पर करके देखते हैं। तो ये था इमल्सन या पाइश, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपके पास में सॉल्यूशन के जो नोट्स की पीडीएफ है वो भेज दी गई है, आप उसको देख लेना, और ये जैसे ही चैप्टर पूरा होगा तो इसकी भेज देंगे। बस आप यहाँ से इस चीज को समझ लीजिए, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, वहां से देख कर लीजिए। फिर उसके बाद में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, कोलाइडी कणों के अनुप्रयोग। कोलाइडी कणों का अनुप्रयोग हम कहाँ होता है और किस तरीके से कर सकते हैं हम। तो कोलाइडी कणों का अनुप्रयोग पहला आता है धुआं अवक्षेपण। धुआं का अवक्षेपण, धुओं का अवक्षेपण करवाने के लिए या धुएं का जो प्रेसिपिटेट होता है वो प्राप्त करने के लिए हम कोलाइडी कणों का उपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। देखो जितनी भी प्रकार की फैक्ट्रियां हैं हमारे पास, चिमनी है, जिनसे क्या होता है धुआं निकलता है, तो धुआं निकलता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, और कार्बन के कण जो होते हैं वो नेगेटिव टाइप के होते हैं। तो नेगेटिव कणों का हमें क्या करवाना है, अवक्षेपण करवाना है, अवक्षेपण करवाना पड़ेगा। भी जो कार्बन के कण होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। एक व्यक्ति जो वहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है उसकी तो फिर सांस की दिक्कत ही हो जाएगी, भी कार्बन कण उसके सांस के साथ में अंदर जा सकते हैं, फेफड़ों में जम सकते हैं, इसका मतलब वहाँ नुकसानदायक होगा। इसलिए जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती है या चिमनियाँ होती है जहाँ से धुआं निकलता है तो वहाँ पर धुआं अवक्षेपण यंत्र लगाया जाता है। यंत्र क्या लगाया जाता है, जैसे देखो कि धुएं के साथ कार्बन कण बाहर निकलते हैं, तो जहाँ से वो कण निकलते हैं उसके विपरीत क्या होती है, धात्विक प्लेटें लगाई जाती है, और धात्विक प्लेटें क्या होती है, धनावेशित होती है, और कार्बन के कण है वो ऋणावेशित है। जैसे ही कार्बन के कण उस धातु की प्लेट से टकराते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं, तो धुएं से क्या हो जाएंगे, वो कार्बन कण उस धातु की प्लेट पर जम जाएंगे, या धुएं से उन कार्बन कणों को पृथक कर लिया जाता है, यानी कि उन कार्बन कणों का अवक्षेपण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो फैक्ट्री या चिमनियों से निकलने वाला धुआं होगा वो कार्बन रहित होगा और इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, जो धुएं का अवक्षेपण है वो हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जल का शोधन। जल का शोधन करने के लिए भी अपने क्या करते हैं, कोलाइडी कणों का अवक्षेपण
करना पड़ता है। जैसे देखिए हमारे जल के अंदर जितने भी टाइप के सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं वो नेगेटिव कोलाइडी कण होते हैं, नेगेटिव टाइप की होती हैं। और हमें क्या करना है, जल का शुद्धिकरण करना है। तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए आप क्या करते हो, जल के अंदर लाल दवा डालते हो, जल के अंदर फिटकरी डालते हो, फिटकरी को पोटासियम बोला जाता है, पोटासियम डालते हो और जल का शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि ये डालने से जल के अंदर जो शुद्धियाँ होती है वो पेंदे में एकत्रित हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों, पेंदे में क्यों एकत्रित हो गई, क्योंकि कोलाइडी कणों का उपक्षेपण या स्कंदन हो गया है वहाँ पर। क्योंकि जितने भी टाइप के जल के अंदर शुद्धियाँ हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सारे क्या है, ऋणावेशित कण है। और हमने क्या किया, फिटकरी डाल दी, पोटाशियम डाल दिया, वो धनावेशित कण है। पोटाशियम के अंदर क्या होता है, Al+3 होता है, Al+3 चार्ज होता है। वो क्या करता है, उन कणों को अवक्षेपित कर लेता है, यानी कि उनका क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है। और स्कंदन करने से वो अवक्षेपित हो जाती है और पानी के अंदर नीचे एकत्रित हो जाती है। ऊपर जो पानी साफ होता है उसका हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जल का शोधन करने के लिए भी अपने क्या करते हैं, कोलाइडी कणों का हम प्रयोग करते हैं। बाकी वही नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।